क्या है योग? योगा क्या है? कि जो भी ह्यूमन बीइंग है, या मेरा सबसे ही ये सवाल है कि हम लोग इस अर्थ पे जन्म क्यों लिए हैं। हाउ कैन आई स्टार्ट माई जर्नी? तो योग में लोग तभी जुड़ते हैं या तो उनको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, लाइक किसी को फिजिकल पेन है, किसी को इमोशनल है, कोई मेंटली स्टेबिलिटी नहीं है। तो सबके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं कि क्यों मेरे को योग में जाना है। अगेन आई विल आस्क इन हियर, माइंडफुलनेस और योगा का क्या रिलेशन है? तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके अराउंड होता है, ठीक है। वैसे ही अगर अपन इसको स्पिरिचुअलिटी में ले तो एक ऑरा के नाम से उसको डिफाइन करते हैं। जो कोट है वो बहुत सही जाता है कि योगा से ही होगा। योगा से ही होगा। टुडे वी हैव ए वेरी स्पेशल गेस्ट जॉइनिंग अस। योगा मास्टर कह दो, चाहे हम कह देंगे एडवोकेट ऑफ होलिस्टिक लिविंग, माइंडफुल कोच, मिस पायल शर्मा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जिंक पॉड पे। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। हम चाहते हैं आप एक ब्रीफ सा इंट्रो दें आपका हमारे जनता के लिए। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पायल शर्मा। मेरी योगा की जर्नी 9 साल पहले ही शुरू हो गई थी और अब मैं एक परफेक्ट योगा कोच बोल सकते हैं। नॉट परफेक्ट, मेरी जर्नी अभी भी चल रही है। तो आई एम अ योगा इंस्ट्रक्टर एंड अ योगा कोच एंड अ योगा मास्टर, एंड मैंने एमएससी किया है योगा के अंदर एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट टू, और मेरी जर्नी अभी भी बरकरार है। थैंक यू मैम फॉर दैट ब्रीफ एंड वंडरफुल इंट्रो। सो लेट अस स्टार्ट। चालू करते हैं हम बहुत ही बेसिक सवाल से। क्या है योग? योगा क्या है? तो हरीश जी, बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू आस्क यू समथिंग कि जो भी ह्यूमन बीइंग है, या मेरा सबसे ही ये सवाल है कि हम लोग इस अर्थ पे जन्म क्यों लिए हैं, हम क्यों आए हैं, व्हाट इज आवर पर्पस? पर्पस ऑफ लिविंग, पर्पस ऑफ हियर। सो मेरे ख्याल से हर इंसान का अलग जवाब होगा इसमें। हर इंसान बोलेगा मेरा पर्पस अलग है। कोई बोलेगा कि मैं आया हूँ अपना जीवन खुशहाल जीने के लिए या मस्ती करने के लिए। कोई बोलेगा मैं तो दुख ही मतलब आया हूँ तब से दुख झेल रहा हूँ, दुख ही झेलने आया हूँ मैं तो इट विल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। बाकी ठीक है, आप योगा के थ्रू एक्सप्लेन अगर करना चाहे तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल आवर ऑडियंस। यस, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि अगर हम ये जानना चाहें, सभी लोगों के मन में कभी ना कभी ये तो आता ही होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। कई बार बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती है लाइफ में, हम सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, क्योंकि वो खुश नहीं है। कभी किसी से आपने पूछा हो कि क्या आप अपने प्रोफेशन से खुश हैं, तो वो क्या बोलते, नहीं पता नहीं कैसे हम इस प्रोफेशन में आ गए, कैसे हो गया, तो नहीं पता। तो योग एक ऐसी चीज़ है, आपके जो लाइफ की जर्नी है आपको सेल्फ अवेयर करती है कि आप यहाँ पर आए क्यों हैं, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ द लाइफ। तो योगा आपको हेल्प करता है आपके पर्पस को ढूंढने में। दैट्स ए वंडरफुल स्टार्ट आज के शो के लिए। अब हम आपको वापस से यही सवाल पूछेंगे, जनता को बताएं कि योगा है क्या। मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे कि सारी कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, सबका एक अलग ही आपका पर्सनालिटी होती है। जैसे हमारा इंडिया है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सारे उपनिषद, वेदास सब यहीं से ओरिजिनेट हुए हैं और इसी लाइफस्टाइल को सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो योगा बेसिकली आया यहाँ से है और इसमें ये बहुत ही गूढ़ विषय है, मतलब बहुत डीप सब्जेक्ट है। इसको समझना, उसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना इट इज़ बिट डिफिकल्ट, बट इन जनरल सेंस योगा इज़ द वे ऑफ लिविंग। थैंक यू। एज ए लेमैन मैं पूछता हूँ, मैंने जीवन में कभी योगा ट्राई नहीं किया है जी, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि मेरे लिए क्या स्टार्ट हो सकता है या हाउ कैन आई स्टार्ट माई जर्नी? तो योग में लोग तभी जुड़ते हैं या तो उनको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, लाइक किसी को फिजिकल पेन है, किसी को इमोशनल है, कोई मेंटली स्टेबिलिटी नहीं है। तो सबके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं कि क्यों मैं को योग में जाना है। आज कहते हैं कि है ना, परेशान है, चलो मेडिटेशन कर लेते हैं। आज यहाँ पर दर्द है, चलो योग के आसनास कर लेते हैं। तो आपको अपनी यही होता है कि कॉन्शियस हो गए हो अब आप अपनी बॉडी को लेकर कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो आप योगा के लिए ट्राई करते हो, क्योंकि सभी बोल रहे हैं, सेलिब्रिटीज सब इसको यूज कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है। लास्ट 5 साल से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने स्पेशल योगा डे बनाया है। यस, 21 हाँ बिल्कुल, 21 जो जून है। हाँ जी, और गवर्नमेंट भी बहुत तरह से प्रमोट कर रही है। इवन आउट ऑफ इंडिया मैंने देखा था इस बार 21 जून को जो प्रोग्राम्स हुए थे, पूरे वर्ल्ड वाइड उसके रील्स और शूट्स देखे थे हमने। तो ये प्रमोट
आउट हुआ है। हाँ हाँ जी। तो ये शुरू कैसे हुआ, क्यों इसकी ज़रूरत है? आपने देखा होगा कि हमारी लाइफस्टाइल कितनी हेक्टिक होए जा रही है, जस्ट बिकॉज एवरीवन इज लाइक रनिंग लाइक एनीथिंग। मतलब वो एक सोशल एक बन चुका है सोशली, मतलब वो इतना ज़्यादा बाउंड हो चुका है कि उसको है ना हर किसी से compete करना है कि हरीश सर के पास रेंज रोवर है, मुझे भी चाहिए, इसके पास ये है, आईफोन है, मुझे भी चाहिए। तो सब लोग क्या कंपटीशन में चल रहे हैं यहाँ पे। उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ भी अचीव करने के लिए उनको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट हो रहा है उनकी लाइफ का, क्योंकि हर चीज़ की अति है ना सही नहीं होती है, तो कभी सही नहीं होती। तो उस बैलेंस को लेकर आने के लिए अपने अंदर योग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इन वर्ड से मुझे याद आ गया कि एक जो कोट है वो बहुत सही जाता है कि योगा से ही होगा, योगा से ही होगा, योगा से ही होगा। मेरा एक ऐसा परसेप्शन है कि लोगों को तो ये लगता था कि योगा मतलब बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना या हाथ से उल्टे खड़े हो जाना या कोई आसन कर लेना। मेरा परसेप्शन यही था और मेरे ख्याल से मेरी जनता में भी जो हमें देख रहे हैं उनमें भी बहुत जनों का यही परसेप्शन होगा कि योगा मतलब बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। इस पे क्या कहना है आपका? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरा भी यही क्वेश्चन है एज ए योगा प्रैक्टिशनर। मेरा भी यही क्वेश्चन है, क्या योगा सिर्फ जिम्नास्टिक करना ही होता है क्या? एक योगा कोच को ऐसे देखा जाता है कि अगर योगा कोच आपका बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है तो ही इज़ नॉट अ गुड योगा टीचर। उसको आप गुड योगा टीचर की उसमें नई श्रेणी में लेकर ही नहीं आते। बट योगा को अगर मैं समझाना चाहूँ आपको कि हाँ ये कैसे इम्पेक्ट करता है, कैसे ये वर्क कर रहा है आपकी बॉडी पे, तो वो मैं आपको डीपली समझाना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो जो हमारा जो स्पिरिचुअल पार्ट है योगा का, उसको स्पिरिचुअलिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉन्शियसनेस, आपको कॉन्शियस होना है कि आप एक कॉन्शियसनेस हो, उससे अलावा आप कुछ नहीं हो। देखा जाए तो इसका यही डेफिनेशन होता है। तो अब जो हमारा बॉडी है, जो हम है ह्यूमन बीइंग है एज ए मनुष्य, तो हम लोग की जो शीट्स है, कवर है, लेयरिंग है, जैसे हमारी एक मसल है उसकी भी लेयरिंग होती है, एक के बाद एक दूसरा, फिर डीप में जाते हैं आप, ठीक है। उसी तरह से हमारी बॉडी की भी लेयरिंग है। तो ये 5 हम शीट्स को 5 कोश बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में। तो आई विल एक्सप्लेन, मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन वन बाय वन, तो कैसे वर्क करता है ये आपकी बॉडी के ऊपर। और एक क्वेश्चन आपका ये भी था कि सिर्फ जिम्नास्ट करना या हाथों पे खड़े हो जाना, और सबसे बड़ा हेजिटेशन फिर यही होता है, हमारी बॉडी तो फ्लेक्सिबल ही नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे, हमारा इंसल्ट होगा, आपके चारों तरफ के लोग आपके साथ हैं, वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको रोक देती है एक क्लास में आने के लिए। तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हर एक ह्यूमन बॉडी की जो एनाटमी है, मैकेनिज्म है, सबका अलग अलग होता है। किसी को कुछ फेस किया होता है, किसी ने कुछ फेस किया था, उसके कारण उसकी जर्नी भी थोड़ी अलग होती है। तो इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि हमारा कोई कंपटीशन चल रहा है किसी से। आपको माइंडफुल होके, आपको कॉन्शियस होके डिसीजन लेना चाहिए और इस योगा की जर्नी को एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या शीट्स क्या हैं। 5 शीट्स हैं। सबसे आउटर लेयर से स्टार्ट करेंगे और अंदर तक जाएंगे। तो फर्स्ट है अन्नमय कोश, देन आता है प्राणमय कोश, देन आता है मनोमय कोश, देन आता है विज्ञानमय कोश, एंड देन आता है आनंदमय कोश। तो जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी है और जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं, वो आपका जो अन्नमय कोश है, जो आपकी फूड से बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सारा इन सब का इसमें पार्ट होता है। और अब जब आते हैं हम लोग प्राणमय पे, तो जो भी वाइटल फोर्स है, वाइटल एनर्जी है, जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं हम लोग, वो प्राणमय पे काम करता है। एयर बेस्ड जो होता है, जिसमें हम प्राणायाम का पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। देन आता है आपका मनोमय। जितना भी स्ट्रेस आता है ना, वो इसी कोश को ट्रिगर करता है। तो जब इनकी बैलेंसिंग आउट होने लग जाती है, तो आपका जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो भी आउट होने लग जाता है, और फिर आप बीमार पड़ने लगते हो या कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करने लगते हो, जस्ट बिकॉज इनका मैकेनिज्म जो होना चाहिए वो नहीं रहता है। तो इस तरह से हम लोग योग के अंदर इन कोशास को ट्रीट करते हुए जाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया आपने। इसी को कंटिन्यू रखते हुए हम अगला सवाल करेंगे कि जो योगा है उसका इम्पैक्ट अपने इमोशनल वेलबींग पे, जो मेंटल, जैसे अभी आपने लास्ट एक कोश बताया था मनोमय, तो उसी से मेरा ये सवाल जुड़ा हुआ है कि इम्पैक्ट और मेंटल वेलबींग, तो उसके बारे में थोड़ा सा
ब्रीफ में बताएं ताकि हम ये सवाल जो है मेरे ख्याल से मेरे सभी ऑडियंस को भी पसंद आएगा। जी ज़रूर, मैं आपको ये बता दूँ, जैसे हमारी कोई भी डिजीज़ है ना, कोई भी डिजीज़ आप ले सकते हो, साइकोसोमेटिक जिसे हम बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस के कारण आती है, तो वो शुरू ही मनोमय कोश से होती है। जैसे ही आपका स्ट्रेस बॉडी के अंदर आया या अंदर आया, वैसे ही आपके कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होने लगता है। वो बाकी फंक्शनिंग, बाकी जो हार्मोन्स की फंक्शनिंग है या बॉडी की फंक्शनिंग है उसको स्लो डाउन कर देता है। तो इस तरह से आपको क्या होता है, अब जैसे मेंटल स्ट्रेस है, फिर आप लोग इतने डाउट में चले जाते हो कि डिप्रेशन में जाते हो, क्योंकि बाकी फंक्शनिंग तो स्टॉप हो गई। बिल्कुल, कि आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, आपका बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इतना मेंटल स्ट्रेस है, कुछ भी करना चाह रहे हो उसमें आपको डाउट आ रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में जाने लगते हो कि नथिंग इज इन माई हैंड, कि मेरे हाथ से सब बाहर जा रहा है। तो इस तरह से हमको अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तभी मिल पाती है जब आपके पास कोई अंडरस्टैंडिंग कोच हो जो आपकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सके। आपके मनोमय कोश में कोई प्रॉब्लम हो रही है या अन्नमय में हो रही है, प्राणमय में हो रही है, उसको डिटेक्ट करके उसके ऊपर वर्क करवाए आपको। इससे मेरा ये डाउट क्लियर हुआ कि योगा का ये मतलब नहीं है सिर्फ हाथ पैर हिलाना। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक इसका बेसिक एक छोटा सा पार्ट है, हाथ पैर हिलाना, जो सिर्फ आपकी आउटर बॉडी पे ही काम कर रहा है, आपकी इनर बॉडी पे कोई वर्क नहीं कर रहा है। स्टेबिलिटी आती है, मतलब स्ट्रेंथ आती है उससे, बट जो आप, अब मैं एक बात बताती हूँ कि अगर आपने अपने मनोमय कोश पर काम नहीं किया, मतलब आपके अंदर इमोशनली आप इतने वीक हो कि कोई भी आपको कुछ बोल दे आप अफेक्ट हो जाते हो, राइट? बिल्कुल। आज मुझे आपने कुछ बोल दिया और मैं परेशान हो गई, कल से मैंने जिम जाना ही छोड़ दिया, कल से मैंने योगा क्लास जाना ही छोड़ दिया। तो खुद को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करना आना चाहिए। तो वो हम इसी चीज़ से लेकर आते हैं कि हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन कर कर अपने मनोमय कोश को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि हम बाकी की चीज़ों को अफेक्ट ना होने दें। अब अपन बात करेंगे माइंडफुलनेस पे। माइंडफुलनेस और योगा का क्या रिलेशन है, या ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? बहुत 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 ही सुंदर क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ माइंडफुलनेस। अगर साइंस की बात करें तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके अराउंड होता है, ठीक है? वैसे ही अगर अपन इसको स्पिरिचुअलिटी में ले तो एक ऑरा के नाम से उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है? अब ये काम कैसे करेगा आपको पता होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी को अगर देखें तो हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, अगर किसी ने सुना हो तो वो चक्रास, लास्ट 3 जो है ना हमारे इनिशियल चक्रा हैं, जो रूट है, जो वो स्टैंडर्ड चक्रास हैं, वो हमारा क्या होता है ना कि एक बेसिक नीड है कि उनका अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मिसअलाइन होंगे, जैसे मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, वो लोअर 3 चक्रास हैं, वो सर्वाइवल चक्रा कहलाते हैं। अगर ये बैलेंस में नहीं रहे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये आप अगर प्रैक्टिसेस में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ध्यान ही करना है या मुझे सिर्फ आसनास ही करने हैं, ऐसा नहीं है। तो आप एवरी प्रैक्टिस जिसमें योग, मतलब आपके आ गया आसनास, प्राणायाम और आपके आ गया ध्यान, तो ये सब में ही इम्पैक्ट हो रहे होते हैं। तो माइंडफुलनेस कब आती है कि जब ये सारे चक्रास आपके अलाइनमेंट में रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, योग के थ्रू इनको अलाइन करते हैं बाय फोकसिंग, एक एक चक्रा पे फोकस करके। इसका मतलब तो ये होगा कि योगा से अपन के लाइफ में बहुत सारा ग्रेस और इंटेंशन टू लिव बनता होगा। जैसे जैसे योगा में अपन आगे, अगर मैं जैसे योगा में घुस गया पूरी तरह से योगा के अंदर, जैसे आप ऑलरेडी योगा में काफ़ी एक लाइफ का एक अच्छा हिस्सा आपने योग को दे चुके हो, तो आपको भी कहीं ना कहीं इंटेंशंस बहुत क्लियर होंगे, और ज़िंदगी जीने का जो एक ग्रेस कहते हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं, मतलब हम लोगों से शायद ज़्यादा होगा। ऐसा अनुभव है आपका? यस, बिल्कुल है। यू कैन क्रिएट अब नॉर्मल रियलिटी बाय दिस बिकॉज यू आर कॉन्शियस एंड फोकस्ड। अब जब आपका एक फोकस अलाइंड रहता है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ के अंदर। अब अगर मैं अलाइन हूँ और मैं फोकस्ड हूँ तो जो भी चीज़ कुछ गड़बड़ होने वाली है उससे मेरे को पहले से इंट्यूशन हो जाएंगे, दिस इज़ रॉन्ग पायल, ये आपको नहीं करना चाहिए। तो मेरा क्या है, मेरे को सेंस है कि मुझे उसको नहीं करना चाहिए, मेरे जो इनर सेंसेस है वो मुझे अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो गलतियाँ करने की जो
हम बोलेंगे ना कि चांसेस है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो आप इतना माइंडफुल हो जाते हो कि आप कर क्या रहे हो, क्या आपको करना चाहिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। आप सारी नॉलेज को गेन कर पाते हो बाय योगा ओनली। अगर और डेप्थ में जाएंगे तो मैं आपको इसको समझा पाऊंगी कैसे, बट आप मान के चलिए कि आप उससे कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या तो वो गुड हेल्थ हो, वेल्थ हो, मनी हो, या कोई भी चीज़ हो। मेरे ख्याल से तो गुड इंटेंशन इज द बेस्ट वर्ड। क्या गुड इंटेंशन अगर अचीव हो जाता है तो सब कुछ अचीव हो जाता है। यू आर राइट, क्योंकि अगर इंटेंशन गुड होंगे ना तो अब आपके पास में जो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपको नेगेटिव कर सकते हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि आपको कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता। कुछ सिंपल माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस बता सकते हैं जी बिल्कुल, हमारे जनता के लिए जो। हाँ बिल्कुल मैं बता सकती हूँ, इवन आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए मेरे साथ। मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि आपको कोई स्ट्रेस आया, कोई भी ऑफिस में जा रहे हैं, कॉर्पोरेट में है, बिजनेस रन कर रहे हैं, या कुछ भी है, आपको स्ट्रेस आया। अब आपको उस पर कंट्रोल नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, आपकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट सब तेज हो गई, आपको पसीने आ रहे कुछ। यू जस्ट सिट रिलैक्स्ड, क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा ध्यान अपना सांसों पर लेकर आना है आप लोगों को थोड़ी देर के लिए, फॉर 30 सेकेंड और अ मिनट। उसके बाद धीरे धीरे आपको लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ की प्रैक्टिस करनी है। लाइक मी, मैंने बोला इनहेलेशन, तो यू विल स्टार्ट ब्रीदिंग स्लोली। इनहेल विद कंप्लीट फोकस, आपका सारा फोकस इनहेलेशन पे होना चाहिए। एंड नाउ आई एम आस्किंग फॉर द एक्सहेलेशन। एक्सहेल, again I will ask, inhale and then exhale slowly. Now one more breath. Inhale again, stop there for some time, hold it, and then exhale. सो सडनली यू विल फील कि जो एक स्ट्रेस आया था वो ऑटोमेटिकली सबसाइड हो गया, जस्ट बिकॉज आपने क्या किया है, उस स्ट्रेस पे से ध्यान हटाकर खुद के ऊपर लेकर आ गए। बिल्कुल यही हुआ था। उस टाइम जब अभी आपने जो मुझे एक्सरसाइज करवाई, इनहेल एक्सहेल, उस टाइम मेरे दिमाग में और कुछ था ही नहीं। इट वाज लाइक ब्लैंक, मुझे सिर्फ इसी पे फोकस था और कुछ था ही नहीं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल मैंने अभी करके देखा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने अभी ये किया तो मेरे दिमाग में सिर्फ था जो जैसा मैम बता रही थी, इनहेल एक्सहेल, बाकी मैं ब्लैंक था, कुछ भी नहीं था मेरे दिमाग में। तो दिस इज द प्रैक्टिस जब आपको बहुत जल्दी से क्विकली अपने आप को स्टेबल करना है। कहीं आप गए हुए हो, मान लो आज मैं आपके पॉडकास्ट में आई हूँ, एक एग्जांपल लाइव ले लेते हैं। अब मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे एंशियस हो रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी, क्या नहीं करूँगी। आप तो जस्ट सिट रिलैक्स, मुझे कुछ लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स करना है, मैंने खुद को अलाइन करना है, मैंने खुद को फोकस करना है, एंड देन मैं अच्छे से स्टार्ट कर सकती हूँ। इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। लेकिन इन सब बातों से एक चीज मुझे पता चली है कि स्ट्रेस योगा से पहले आता है लाइफ में। Is it true? Yes, and it is true, क्योंकि जब तक इंसान कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को झेलता नहीं है ना, तब तक वो किसी सही चीज़ पे जाता ही नहीं है। तो एक जो स्पिरिचुअल जर्नी माने, पाथ माने ना, तो आपका जो एंड ऑफ द लाइफ है या जन्म है, आपको मालूम है हम मल्टीपल जन्म लेते हैं। सुना है ना कि पिछले जन्म में ये होगा, अगले जन्म में ये होगा। तो जिस समय भी आपकी लाइफ की जो मतलब ये जो चक्र है, साइकिल है, बर्थ साइकिल खत्म होने वाला होता है, उस समय आप ऑटोमेटिकली इस जर्नी की तरफ जाने लगते हो। ऑटोमेटिकली आप जाते हो। पहले आप मेरे पास आए कि मैम मुझे तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरा हाथ दर्द होता है, मेरे शोल्डर काम नहीं करे, फ्रोजन शोल्डर हो गया, एल्बो में पेन आ गया। अब क्या हुआ कि मैं आपको बोलूँगी चलो हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे एक टीचर पे बहुत डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे डालता है प्रैक्टिस के अंदर। धीरे धीरे मैंने आपका जो इंटरेस्ट का एरिया है उस पर वर्क किया कि मुझे पहले इनका पेन रिलीफ करवाना है। आपने कहा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि 2 बार शोल्डर रोटेशन किया, 5 बार किया, एंड मैं बहुत पूरे दिन बहुत अच्छे से मेरा निकल रहा है, तो मुझे ये करना चाहिए, इट इज़ गुड। उसके बाद क्या किया, मैंने धीरे धीरे आपको और थोड़ा सा और डीप में इंट्रोड्यूस किया। अगर आपकी वो जर्नी स्टार्ट होनी होगी ना, तो आपको इतना इन्वॉल्वमेंट फील होगा विद द योगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता।
और आप माइंडफुल होते जाओगे और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग विद योर सेल्फ यू कैन क्रिएट। हम लोग दूसरों के चक्कर में खुद को इग्नोर करते हैं, हमारा पर्पस ही भूल जाते हैं। तो लेट मी टेल यू व्हाट आवर पर्पस इज। मैं बताती हूँ कि सभी लोगों का क्या पर्पस है। कोई भी धर्म ले लीजिए आप, सभी यहाँ से ओरिजिनेट हुए। हिंदू धर्म, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, जो हिंदू है आपका वो धर्म है, सब लोगों का अल्टीमेट जो पर्पस लाइफ का वो लिबरेशन है। सो विद द योगा यू कैन अचीव दिस जो ये लिबरेशन वाला पार्ट। क्योंकि जितनी बार भी हम लोग जन्म लेते हैं ना सर, उतनी बार हम कहते हैं ना कि आज बस अब नहीं हो रहा है, अब नहीं झेल सकते, इतने दुख आ चुके हैं, और नहीं हो सकता। तब आप जब इतने कॉन्शियस हो गए ना सर कि योग को आपने इन्वॉल्व कर लिया, तो वो धीरे धीरे सब ही खत्म होते जाएंगे। पतंजलि जो है, महर्षि पतंजलि सुना होगा आपने। बिल्कुल। योगस चित्तवृत्ति निरोधा, मतलब जितनी भी थॉट्स हैं वो जब खत्म हो जाएंगी ना तो आप योग अचीव कर लोगे। ये टॉक तो बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है। मैं इसी में जानना चाहता हूँ कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई, ये योगा जर्नी आपकी? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं भी एक आम इंसान की तरह वेट लॉस करने के लिए किसी योगा प्रैक्टिशनर सर के पास में पहुंची कि मेरा वजन हो चुका है इतना आफ्टर चाइल्ड बर्थ, अब मुझे इसको अपनी मतलब एक वो नॉर्मल कंडीशन में आना है, मुझे हेल्प चाहिए इसमें। क्योंकि सिर्फ ये बॉडी एक्सरसाइज से ही तो हम लोग इसको समझाते हैं कि आपका वेट कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो रील्स में यही बताते हैं, पेट की चर्बी कम करनी है तो डू दिस, हाँ अगर आपको पैरों का चर्बी कम करनी है तो डू दिस। तो योग को बनाई ये देखे, तो मैं भी इसीलिए चली गई वहाँ पर। फिर मुझे धीरे धीरे बहुत इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट फील होने लगा। उसके बाद मैंने उसके अंदर और ज़्यादा से डीप में जाने के लिए डिप्लोमा किया योगा के अंदर, मुझे और इंटरेस्ट आया। देन मैंने एमएससी किया इसके अंदर। फिर एमएससी करते ही मैंने एक टारगेट रखा, मुझे इसके अंदर पीएचडी भी करना है। तो मैंने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उससे पहले मैंने, जो आप बोल रहे गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बना रखा है YCB करके, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, उससे मैंने हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेशन 1100 आवर्स का कंप्लीट किया फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द सब्जेक्ट। नाउ अब मुझे ये लगता है कि मुझे और डीप में जाकर इसको समझना चाहिए ताकि मैं खुद तो समझूं इस सब्जेक्ट को, बट अवेयरनेस में इससे मतलब मेरा ये पर्पस बन गया लाइफ का कि विद द अवेयरनेस कि लोगों के अंदर अवेयरनेस लेकर आऊँ योग के लिए और धीरे धीरे लिबरेशन की तरफ चली जाऊँ। कितना डिफिकल्ट था आपको जब शुरू के कुछ दिन जब आपने योगा शुरू किया था? सर आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट माई सेल्फ कि मुझे बहुत बेटर शेप में रहना है। मतलब एक मान लीजिए सेल्फ लव वाली बात है ये कि मुझे अपनी फिजिक को ख़राब नहीं करना है। तो कुछ भी हो जाए मैंने कभी उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया, मेरी जर्नी चलती रही। और उस जर्नी के दौरान ही मेरा इसका एकेडमिक भी शुरू हो गया था। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं था। शायद एक पर्सनालिटी होती है, सब लोगों की अलग अलग पर्सनालिटी होती है। जैसे कोई डॉक्टर बनता है या कोई इंजीनियर बनता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए यही पाथ था जो भगवान ने चूज किया मेरे लिए। आप कोई और कैरियर परस्यू करना चाहती थी? बिल्कुल भी नहीं। आई वॉज नॉट वर्कोहॉलिक एट ऑल। मेरा कोई एम्बिशन नहीं था। जब मेरी शादी हुई थी मेरा कोई एम्बिशन नहीं था। आई वॉज जस्ट लाइक नॉर्मल गर्ल की शादी हो गई, अब घर पे रहेंगे, अब बच्चे को संभालेंगे, यही काम है। बट जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी तो मुझे इसके साथ समझ में आया और मुझे पर्पस मिल गया अपनी लाइफ का। बहुत सारे लोग होते हैं उनको पर्पस ही नहीं मिलता, तो एक ऐसा पर्पस मिल गया जिसके थ्रू पर्पस मिलता है। यू आर फॉर्चुनेट कि योगा आपके लाइफ का पर्पस बन गया। हाँ, सबके साथ ऐसा नहीं होता। यू आर वेरी फॉर्चुनेट फॉर। या आई एम सो थैंकफुल टू द यूनिवर्स एंड द गॉड एज वेल कि मुझे ये पर्पस मिला, क्योंकि इसके थ्रू लोग पर्पस निकाल रहे हैं अपनी लाइफ का। मैंने आपको बोला ना, इट विल हेल्प यू टू फाइंड योर पर्पस। हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप जनता को क्या एक कोई सुझाव देना चाहेगी जिससे वो योगा को अपने लाइफ में बेटर तरीके से इम्प्लाई कर सके अपने लाइफ में? बिल्कुल देना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप अपना योगा कोच सेलेक्ट कर रहे हो तो बी वाइज कि आपके योगा कोच को ये पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन एंड योर सिचुएशन कि आपको करना क्या नहीं है। क्या क्या करना है वो तो कोई भी बता देगा, यूट्यूब से देख लेगा, सब कुछ है, सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट क्या नहीं करना वो वही कोच बता पाएगा जिसको बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द सब्जेक्ट है। और अगर आपको स्टार्ट करना है तो धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कीजिए ज़रूर, क्योंकि ये आपको बहुत मेंटल बेनिफिट भी दे रहा है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी दे रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिजिकल बेनिफिट्स भी दे रहा है। तो योगा से आपको
3 काइंड ऑफ बेनिफिट्स आप अचीव करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही शैलो फिजिकल, देन मेंटल थोड़ा डीप, एंड देन और डीपर जाए तो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। तो इस तरीके से अगर आप अपनी खोज में निकलेंगे, आप अपने आप को माइंडफुल रखना चाहते हैं, तो योगा करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ लाइफस्टाइल। इट इज़ अ लाइफस्टाइल। आपकी बातों से ये क्लियर हो चुका है कि योगा कोई एक्सरसाइज या कोई जुम्बा या जिमिंग नहीं है, इट इज़ अ लाइफस्टाइल। इट इज़ अ लाइफस्टाइल है। अब मैं एक थोड़ा सा एक टॉपिक छोटा सा और कवर करना चाहूँगी बिफोर वी स्टार्ट योगा की जर्नी। तो इसमें क्या ना 8 लिम्स कवर होते हैं योग के। योग में 8 लिम्स होते हैं, मतलब उसके 8 स्टेप्स होते हैं। उनको पार करते हुए हमें धीरे धीरे इस जर्नी की तरफ जाना चाहिए। तो फर्स्ट आता है यम, सेकंड आता है नियम, देन आता है आसन, देन आता है प्राणायाम, देन आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे लेमैन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल है, वो सिर्फ 3 चीज़ों पे काम कर रहा है। आप बताना चाहेंगे कौन सी 3? सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि तो वो आपका आ गया आसन में। बिल्कुल ठीक है। दूसरा आप बताना चाहोगे? दूसरा हो सकता है सांस को लेके प्राणायाम जो बोलते हैं। थर्ड बताना चाहोगे? थर्ड हो सकता है मेडिटेशन में जाऊं। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी है आपकी। हम सिर्फ इसी पे काम कर रहे हैं, बट जब जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको शुरू से स्टार्ट करनी होती है। यम नियम। यम क्या होता है? आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सत्य, अस्त्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य मीन्स हमेशा सच बोलना, ऑलवेज स्टे ट्रू टू योर सेल्फ और सबके साथ में। अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना, मतलब वो भाव ही नहीं होना चाहिए आपको कि किसी को हम लोगों ने धोखा देके किसी का कंटेंट चुराया, किसी का यहाँ से चुराया। बी योर सेल्फ ओनली, कोई चोरी नहीं। फिजिकल चोरी की बात नहीं करी, सोना चांदी नहीं, इंटरनली आपका जो पूरा वो क्लियर होना चाहिए माइंड। एंड देन थर्ड मैंने आपको बताया अहिंसा वाला पार्ट। बिल्कुल, अहिंसा। तो आपको क्या करना है? अहिंसा मतलब ये वाला चीज़ है कि आपको किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं करनी, सबके साथ में एक समानता का भाव रखना है। वो तो बहुत डिफिकल्ट है मैम, टू बी वेरी फ्रैंक। है डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल नहीं है। सबके अंदर समानता देखना, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर यूनिवर्स का एक अंश है, ब्रह्म का एक अंश है। तो कहीं ना कहीं लोग भटके हुए होते हैं, इसी कारण वो उस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो हम उनसे क्या होते हैं, द्वेष करने लग जाते हैं, या हम लोग उनसे नफरत करने लग जाते हैं, घृणा करने लग जाते हैं। बट मैं आपको यही कहूँगी कि आपको समानता का भाव रखना चाहिए, सभी के साथ एक जैसा रहना चाहिए। अगर आपको कोई नहीं समझ में आता कि भाई आपकी मेंटल पीस डिस्ट्रॉय हो रही है, तो खुद को उससे अलग कर लीजिए, बट उसके लिए कभी कुछ गलत मत कीजिए। लेकिन मैम ये कभी कभी अनफेयर नहीं हो जाएगा? जो अहिंसा प्रमोट कर रहा था वही हिंसा में मारा गया। गलत तो होगा, बट आपने ये नहीं देखा, आपने भागवत या भगवत गीता सुना होगा। बिल्कुल, सारा वो पूरा युग था एक, इसमें दे रहे थे, बट उसके अंदर भी हिंसा हुई। तो जब डिमांड होती है ना यूनिवर्स की या जो भी चीज़ों की, तो वो होकर रहता है। बट हमको माइंडफुल रहना है कि हमको क्या करना सही है, क्या गलत है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग विद दिस जर्नी मिलती रहती है। हमको अपने मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है कि मुझे तो नहीं करना ये, बट अननोइंगली कभी हो भी जाता है। हम चाहते नहीं है बट हो जाता है। अननोइंगली तो चलो फेयर है क्या, लेकिन नोइंगली भी हिंसा कर देते हैं। मतलब जो जैसा मेरा पिछला क्वेश्चन था कि जिन्होंने अहिंसा पढ़ाई जीवन भर, वो भी हिंसा के शिकार हुए। वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो यहीं पे सेट होता है। अगर मैं इसको और डीप में लेना चाहूँगी तो बहुत डीप हो जाएगा हरीश जी, नहीं तो आई कैन एक्सप्लेन इट, मतलब कम्प्लीटली ढंग से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। चलो छोटी सी बात में इसको एक्सप्लेन कर दूँ मैं कि आपको पता है कैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है, क्यों आती है सिचुएशंस, क्यों हार्डशिप आती है आपकी लाइफ में? पता होता तो शायद नहीं आती। मैं बताती हूँ क्या होता है ना, कि हम जो भी कोई भी काम कर रहे हैं ना, उससे हमारा कर्म अटैच होता है, कर्म का फल बनता है। अच्छा किया है तो पॉजिटिव, गंदा किया तो नेगेटिव, तो उसका एक अकाउंट रिकॉर्ड हो रहा होता है। उसका रीपे करने के लिए हम बर्थ ले रहे हैं। ये तो भागवत में सबसे सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि जो आप डीड्स कर रहे हो वही आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा। जी बिल्कुल। तो क्या वो एक्यूमुलेट हो रहा है? अब क्या करेंगे ना, विद योगा, विद बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो जो एक्यूमुलेट हुआ है ना, उसको हम पूरा पास कर, उनको खत्म करेंगे और नए कर्मास नहीं बनाएंगे।
क्योंकि हमको अंडरस्टैंडिंग आ रही है ना कि हमको ये नहीं करना है। उस चीज़ की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आप वहीं पर स्टॉप करोगे खुद को, तो पहले वाला कार्मिक क्लियर करोगे और ये वाला स्टॉप करोगे, देन यू विल गो टुवर्ड्स द लिबरेशन। तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन बनती है, कार्मिक पे करने के लिए सिचुएशन बनती है। ये तो लड़ना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि और बनेगा कार्मिक इससे। मतलब पूरी तरह से माइथोलॉजी इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में। ये तो एक एंडलेस सेशन हो जाएगा, हम बात करते ही रहें। हो सकता है 4-5 एपिसोड में भी हम ये टॉपिक्स कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जिस हिसाब से समझा रहे हो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम वापस अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, योगा। तो आपको क्या लगता है कितना कमर्शियलाइजेशन हो चुका है योगा का आज के डेट में, और इसका गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं लोग? वही मेरी शिकायत है सभी लोगों से, इसका इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गया है क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे। पता है लोग इसको कैसे अट्रैक्टिव बना रहे हैं। अब आप देखा जाए तो लोगों को ना ट्रिगर करते हैं विद एडवर्टीजमेंट, क्योंकि आप परेशान हैं, मेरा तो पेट मोटा हो गया, योगा कर लो, कुछ भी एक्सरसाइज बताते हैं और लोग करते हैं क्योंकि उनको वो हो रहा है कि नहीं मुझे तो पेट कम करना है, कैसे भी हो जाए। अब उनका क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो कुछ नहीं डाल रहे हैं। क्या उसके लिए एडवाइजेबल है, क्या उसकी बॉडी के लिए एडवाइजेबल है। कई बार ऐसे पोस्टर्स होते हैं जो उसकी बॉडी के लिए एडवाइजेबल नहीं है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ खुद के व्यूज़ बढ़ाने के लिए, उससे पैसा लेने के लिए, मतलब जो आपको इंस्टाग्राम पे कर रहा है या यूट्यूब पे कर रहा है, वो कुछ भी कंटेंट डाल के आप लोगों को गुमराह करते हैं। तो इसीलिए मेरा फिर से यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि आप बिना सोचे समझे किसी भी प्रैक्टिस पे ना जाइए। आप पहले कोच ढूंढिए, अब से उससे डिस्कशन कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स उसको बताइए, फिर ही अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कीजिए। तो कमर्शलाइजेशन हो गया, इसका एक गलत इम्पैक्ट तो आ ही रहा है क्योंकि कई बार बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और आप वो एक्सरसाइज करते हो तो सही करने की जगह आप अपने आप को और हार्म कर लेते हो। बहुत सही बात बताई आपने कि अपन सही की जगह नुकसान कर लेते हैं बॉडी का। ऐसे बहुत सारे आसन होंगे जो शायद किसी कोई डिसऑर्डर में है तो उसको नहीं करना चाहिए। जी सर। अब जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, हाइपरटेंशन, हाई बीपी। अब उन लोगों को इन्वर्टेड पोस्चर्स नहीं करने चाहिए जिसमें उनकी लेग्स अप हो जाती है। अब कोई ऐसी चीज़ है जिसमें लेग्स अप करवानी है और मान लीजिए कि मुझे हाइपरटेंशन है और मुझे लेग्स तो अप नहीं करनी, बट जो एक्सरसाइज है जो पेट कम करने की उसमें पूरा लेग्स अप एंड डाउन जा रहा है। थोड़ी देर बाद पता लगा उसको फॉलो करने के बाद कि वो तो कम हुआ नहीं, बीपी और रेज हो गया मेरा। तो हम लोगों को ब्लाइंडली नहीं इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहिए। कैसे आएगी मैम? मेरे ख्याल से ये तो रूट लेवल पे काम होना चाहिए। बिल्कुल सर। अब इस चीज़ को इतना सर प्रमोट ही नहीं किया क्योंकि शुरुआत में क्या हुआ था ना कि इसको फ्री में आपको करवाया जाता था ग्राउंड में। आज भी अगर ग्राउंड में आप जाएंगे किसी भी पार्क में तो कोई भी हो, सब आपको कपालभाति करते हुए मिलेंगे। बिल्कुल। अब उनको ये नहीं बताया जाता कि कपालभाति किसको नहीं करनी चाहिए। आज अगर मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो मुझे कपालभाति नहीं करनी चाहिए, बट सारे मोस्टली जो ओल्ड एज हैं वो बैठकर वहाँ पे अच्छे से कपालभाति पूरे फोर्स के साथ कर रहे होते हैं, बट उनको हमें नहीं करवाना चाहिए। अगर उनको करवाना है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो उसका जो इंटेंसिटी है उसको हमें लो लेकर आना होता है कि सर 2 से 3 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है आपको, 1 सेकंड में 5 स्ट्रोक नहीं लगाने हैं आपको। ये सब एक टीचर ही बता सकता है, वो कोच ही बता सकता है। ये तो योगा का अब्यूज हो रहा है अपने देश में। बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। इससे क्योंकि आप इसको प्रमोट इतना कर दिया तो ये बोलते हैं कि योगा तो फ्री की चीज़ है, इसके हम पैसे क्यों देंगे। पार्क में तो फ्री में करवाते हैं, इसके हम पैसे क्यों देंगे। एंड आप खुद ही बोल रहे हैं कि तो कितना वास्ट फील्ड है। तो एक किसी कोच को बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए कितनी ज़्यादा उसकी लॉन्ग जर्नी रहती होगी, कितनी उसको किताबें खंगालनी होती है, कितना उसको पढ़ना होता है, तब वो जाके एक रिस्पेक्टफुल योगा कोच बनता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिना सोचे समझे कोई भी प्रैक्टिस फॉलो ना करें। ये मैसेज मेरे ऑडियंस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि योगा का अब्यूज़ नहीं होना चाहिए और योगा प्रॉपर ढंग से या प्रॉपर कोच के डायरेक्शंस में ही होना चाहिए। मैम, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी थोड़ा इंटरेक्टिव है। योगा, आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन क्या रिलेट कर सकते हैं या इनको रिलेट नहीं करना चाहिए?
बिल्कुल, पार्ट तो थोड़ा अलग अलग है। योगा और आयुर्वेद को हम थोड़ा सिमिलर मान सकते हैं, बट मेडिसिन आपका थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। वो आपके इफेक्ट्स को सबसाइड करने के काम मैं करते आपको हैं। बताता हूँ मैंने इसको क्यों इंक्लूड किया मॉडर्न मेडिसिन को। बहुत सारे आजकल जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स है वो एडवाइस करते हैं योगा के लिए। आपको भी पता है, मतलब बिल्कुल। बहुत जनरल एडवाइस करने लगे कि योगा कीजिए, बीपी हो रहा है योगा कीजिए, मतलब तो उस सिनेरियो में मैं ये रिलेट करना चाहता हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन और योगा का भी क्या रिलेशन बनता है या नहीं बनाना चाहिए। तो सर, जैसे हम आपको डॉक्टर भी एडवाइस करते होंगे कई बार कि योगा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, जो सारे हार्मोन से रिलेटेड आपकी डिजीजेज होती है, तो क्या करते हैं वो लोग, आपको बोलते हैं कि आप योग भी अपनी प्रैक्टिस, मतलब योग डेली रूटीन में आप प्रैक्टिस में लेकर आए। तो इसीलिए बोलते हैं कि वो उसको और ज़्यादा हेल्प कर देता है। अब जैसे हमने डायबिटीज़ लिया, अब उसमें इंसुलिन नहीं प्रॉपर बन पाता है, तो आप क्या करते हैं, योग के थ्रू ना जो आपकी पेनक्रिया है उसको आप है ना इफेक्ट करते हो बाय ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस। जितने भी पोस्चर जो ट्विस्टिंग के होते हैं ना, टोर्सो की ट्विस्टिंग, उससे आप है ना पेनक्रियास पे इफेक्ट डालते हो। मतलब पेनक्रियास एक्टिवेट होता है इंसुलिन बनाने के लिए। यस, पेनक्रियास से ही है ना इंसुलिन बनता है, वही बनता है, तो आप उसको स्टिमुलेट करते हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मेडिसिन है ना वो बहुत इफेक्टिवली वर्क करेगी। तो ऐसा नहीं है कि योग में आने के बाद मेडिसिन को साइड में रख देना चाहिए, पैरेलल चलना चाहिए साथ। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है कि ऐसा नहीं है कि आपने योगा शुरू कर दिया और अपनी दवाएं फेंक दी। तो दवाएं भी इफेक्टिवली काम करने के लिए योगा असिस्ट करता है। बिल्कुल करता है सर, बिल्कुल करता है। और आयुर्वेद भी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको इंटरनली हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कि जैसे आपके पास बहुत सारी क्रियाएं होती है उसके अंदर में जो सिमिलर है विद ना योगा, तो उसकी प्रैक्टिसेस उसके, और प्लस जो आप मेडिसिन की बात कर रहे हो, तो जरूर हम लोगों को इन सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। क्योंकि ये मेरे मन में बहुत कंफ्यूजिंग था कि मतलब मॉडर्न मेडिसिन में अगर एडवाइस कर देते हैं तो क्या दवाई बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने बहुत क्लियरली बताया कि दवाई इफेक्टिवली काम करे उसके लिए योगा असिस्ट करता है। तो एक चीज़ हरीश जी मैं आपको और बताना चाहूँगी, हम योग को एज अ प्रिवेंशन एंड उसको मैनेजमेंट के लिए लिया जाता है। कोई भी डिजीज़ है, प्रिवेंट करना मतलब जो अभी डिजीज़ हुई नहीं है, जो आ सकती है, जैसे हम लोग हर 6 महीने में एडवाइजेबल होता है कि आप चेकअप करवाओ, तो कुछ भी बॉर्डर लाइन पे आने वाला होता है, ठीक है, जैसे शुगर का हो गया, सब वो इंडिकेशन दे ही देता है बॉडी की अब ये बॉर्डर लाइन पे है, कभी भी डायबिटीज़ का वेलकम हो सकता है बॉडी के अंदर। तो आप क्या करोगे, उसी समय से अपनी योगा की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, ना कि आपको डायबिटीज़ होने का वेट करना चाहिए। उसके बाद मान लो किसी को नहीं अवेयरनेस की योगा करना चाहिए, उसके हो गई, तो इनिशियल लेवल पर उसको कम्प्लीटली ट्रीट भी किया जा सकता है, बट थोड़ा टाइम निकलने के बाद ट्रीटमेंट तो नहीं पॉसिबल कि कम्प्लीटली वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, बट उसका मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाता है। तो इसीलिए योग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कौन कौन सी डिजीज में ज़्यादा करके योग रिकमेंड होता है? वैसे तो सभी डिजीज में होता होगा, आजकल तो कैंसर के लिए भी योग रिकमेंड होता है, लेकिन इन जनरल कॉमन डिजीजेस क्या है जिसमें योग रिकमेंडेड है? फॉर एवरीथिंग यू कैन डू योग, बट जैसे हम देखते हैं ना डिप्रेशन एंड एंजाइटी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे होंगे कि योग करना शुरू करना, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन या सुइसाइडल थॉट्स, ऐसा कुछ ना कुछ रीज़न रह रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे डिप्रेशन आते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब डिप्रेशन आ रहा होता है तो आपको डाउट आने लग जाते हैं खुद से लेकर कि मैं ना वर्दी नहीं हूँ इस लाइफ के लिए, तो उनको सुसाइडल थॉट्स आते ही आते हैं। बट विद योगा इसमें भी आपके कोच का बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आपको डिप्रेशन वाले को बोलते हैं चलो मेडिटेशन कर लो, बट उनके लिए मेडिटेशन करना ही गुनाह है, मान लीजिए, उनके लिए रिकमेंड होना ही नहीं चाहिए मेडिटेशन। पहले उनको फिजिकल लेवल पे ट्रीट करना होता है, उनको ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस करवानी होती है जो आपकी फिजिकल लेवल पर वर्क कर रही है, फिर धीरे धीरे आपको अंदर वाली शीट पे वर्क करना होता है। तो एक डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी चीज़ें जिनको हम कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो योगा के थ्रू। मतलब कम्प्लीटली ट्रीटेबल है आप, क्योंकि जनरली इसमें जो मेडिसिन भी दी जाती है जी, वो भी मतलब हार्श मेडिसिन के कैटेगरी में आती है, ऐसा सुनने में आता है। तो योग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इसमें। जी, तो डिप्रेशन शुरू में मैं यही एडवाइस करूँगी कि आपकी जो डोजेस कम कर देंगे,
जो भी डिप्रेशन की पिल्स चल रही हैं, उसके बाद धीरे धीरे योग को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे, धीरे धीरे उसके बेनिफिट्स आने लगेंगे, तो डिप्रेशन एंड एंजाइटी की पिल्स एकदम एलिमिनेट हो सकती है 100%। जैसे मैंने एंशियंट माइथोलॉजी की बात करें या बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स वगैरह देखें कि योग होता था शांत जगह में, कहते थे साधु संत हिमालय पे जाके योग करते थे या जंगलों में जाके। अब ऐसी मॉडर्न लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या रिकमेंड करते हो? सर, जो साधु संत की आप बातें कर रहे हो ना, उनका जो पर्पस था ना, मोक्ष की प्राप्ति था, तो उनके लिए ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे जो लास्ट के 3 लिम्स थे, धारणा, ध्यान एंड समाधि, तो उस चीज़ के लिए आपको पीसफुल स्पेस ही चाहिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप शोर में बैठ के ध्यान लगा लीजिए, क्या आप लगा सकते? बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए उन लोगों को वही प्लेस चाहिए होता है जहाँ पे बिल्कुल शांति का एनवायरनमेंट होता है। आप फिजिकल पोस्चर तो कहीं पर भी कर सकते हैं, बट अभी तो हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं सर कि हमारा पर्पस क्या लाइफ का। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ पर्पस फाइंड करने में लगे हुए हैं। अब मान लीजिए एक चीज़ और मैं बताऊंगी, योग में बोलते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ें होती है जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय बोलते हैं हम लोग। आपका धर्म क्या है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्षत्रिय है, उसका धर्म क्या है? युद्ध करना। ब्राह्मण का कर्म क्या है धर्म उसका? पूजा पाठ करना, शिक्षा देना। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों को अपने धर्म ढूंढना है कि हम लोगों को करना क्या है, पर्पस क्या करना है। फिर उससे अर्थ कमाना है, क्योंकि हमें जीना भी है, पैसे बिना तो आजकल कुछ मिलता ही नहीं है। फिर हमें उसी तरह की कामनाएं यानी इच्छाएं रखनी चाहिए। मीन्स कि जो आपकी जो इच्छाएं है ना, वो बहुत माइंडफुल होनी चाहिए। ये नहीं है कि मुझे तो ऑडी ही चाहिए, मेरी सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, मुझे ब्रांड स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। और कुछ मनी जो आपका स्पेसिफिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है कंप्लीट होने के बाद उसे दान में दे देना चाहिए, तब आप लिबरेशन के तरफ बढ़ते हो। तो वो हमारा जो साधु जो आप बता रहे हैं उस तरह के पाथ को फॉलो करते थे। अभी तो हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी को ट्रीट करने में लगे हुए हैं। बट एक चीज़ और है सर, मैं बताना चाहूँगी कि मान लो आपको आपका पर्पस मिल गया, तो उसको फुलफिल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पर्पस को फुलफिल करने के लिए जी, वो तो मेरी जो नीड होगी उसी के ऊपर बेस्ड होगा। मैं आपकी ऑडियंस से भी पूछना चाहूँगी, प्लीज़ जब भी आप हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप खुद से आप भी पूछिएगा कि हमारा पर्पस क्या है और हम उसे कैसे फुलफिल कर सकते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसको फुलफिल करने की। तो सर आप बता पाएंगे? एज ऑफ नाउ तो शायद मेरे दिमाग में नहीं है। चलिए, माना कि आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ट्रीट करना है अपने पेशेंट को, और आपका एक अल्टीमेट पर्पस क्या है? ये सही होके जाए। ये अगर मेरे क्लिनिक में आया है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एकदम मतलब ये है कि मुझे इसको सही करके भेजना है। ये नहीं है कि मुझे इससे सिर्फ पैसा कमाना है, इसको बार बार बुलाना है, इससे फीस कलेक्ट करना है। ये नहीं आपका पर्पस होना चाहिए। आपका पर्पस क्या होना चाहिए? आपको भगवान ने किस लिए भेजा है? कि आपको डॉक्टर बना के इसलिए भेजा है कि आप इनको ट्रीट कर सको। बट अगर ट्रीटमेंट होगा कैसे? जब आप खुद स्वस्थ हैं। बिल्कुल। अगर आप खुद ही स्वस्थ नहीं हैं तो आप अपनी आपकी जो सर्विसेज हैं वो कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे? तो योगा इसमें भी आपकी हेल्प करता है कि आप अपने आप को फिट रख सके ताकि आपका पर्पस फुलफिलमेंट तरीके से हो पाए। अब आप मान लो कि आपका पर्पस आपकी इच्छा है कि मुझे बहुत लोगों को ट्रीट करना है, अवेयर करना है, सब कुछ करना है, बट मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही। मैं क्लासेस देने के लिए बैठ ही नहीं पा रहा, मैं क्लिनिक में बैठ नहीं पा रहा, और मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं 10-10 घंटे दे ही नहीं पा रहा, या जो भी चीज़ है। तो उस फुलफिलमेंट के लिए आपको अपनी बॉडी पे काम करना ही पड़ेगा, सारी लेयर्स पे काम करना पड़ेगा, उनके अलाइनमेंट पे काम करना पड़ेगा ताकि कुछ भी मिस अलाइन ना हो और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और आप अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ते रहे। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। लेकिन मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ आई है कि ये सब एक लेमैन या हमारे पब्लिक को ये सब जानने के लिए कोच बहुत ज़रूरी है। तो हाउ टू फाइंड द राइट कोच? ये सवाल शायद मैं अपने आप से आज नहीं कर सकता, लेकिन कल की डेट में करूं तो मुझे भी ये सवाल रहेगा कि मैं अच्छा कोच
या एक परफेक्ट कोच अपने लिए कैसे फाइंड करूं। आज तो मेरे दिमाग में क्लियर है, क्योंकि मैं एक योगा मास्टर के साथ बैठा हूं, तो मेरे बहुत सारे जो थॉट्स थे वो थॉट प्रोसेस हो चुके हैं। तो नाउ आई कैन से आई हैव फाउंड ए कोच। लेकिन अभी कल की डेट में मैं अगर ये सोचता तो हाउ कुड आई फाइंड द परफेक्ट कोच। अगर बीकानेर लेवल की बात करें तो प्लीज हरीश जी का पॉडकास्ट देखें, तो दे विल फाइंड द परफेक्ट कोच जो आपके सामने बैठा है। will not say it's sarcastic, but it's indirect message to be very direct. तो मैं आपको ये बोलूंगी कि इसी तरीके से जब आपके मन में सर कोई दृढ़ निश्चय और इच्छा होती है ना, तो यूनिवर्स और जो भगवान है ना, वो कैसे ना कैसे करके आपको मिला ही देता है। आपको सिर्फ अपने आप को एक मैसेज पास करना है कि आई नीड अ कोच, वो कैसे ना कैसे आपको ढूंढेगा। बट अदर वेज भी हैं। आप एक तो आपके आसपास के लोग, माउथ पब्लिसिटी बहुत होती है, कोई कर रहा है, अगर आपको लगता है कि मुझे भी उस कोच से मिलना चाहिए, आप मिलिए, अपनी जानकारी दीजिए कि मैं इस प्रॉब्लम से मैं फेस कर रही हूँ, ये सब कुछ है। अगर वो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग रख पाता है या आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, तो गो फॉर हर या हिम। एक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आजकल सारे लोग सर, बूढ़े से लेके बच्चे से लेके सब लोग फेसबुक पे तो है ही हैं। तो वहाँ पे आजकल सब जो भी कमर्शियल कर रहे हैं योगा, वो अपना एडवर्टीजमेंट जरूर करते हैं सर। बट ट्रस्ट इश्यूज, मेरे जैसे बंदे को तो बहुत ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। तो उसमें आपको ये है कि आपको कोच से मिलना चाहिए, हिट एंड ट्रायल। यस, उनको अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी चाहिए, क्या आपको वो समझ में आ रहे हैं। एक इंट्यूशन भी होती है खुद की, तो आप उनके लिए ट्राई दे सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि अगर आप बीकानेर में हैं तो यू हैव फाउंड द परफेक्ट कोच। बाकी आप अपने सिटी में सोशल मीडिया के द्वारा ज़रूर फाइंड कर सकेंगे, या माउथ पब्लिसिटी से, जैसा मैम ने बताया अभी। कमिंग बैक टू योगा, मैम आपकी योगा जर्नी बहुत लंबी रही है। ऐसा कोई फेवरेट योगा आसन या पोज है आपका जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगी, या आप ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहोगी कि ये करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रही हूँ। मेरा फेवरेट इसलिए है वो, क्योंकि एक और क्वेश्चन सर आपके लिए। बिल्कुल। कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? इम्पोर्टेंट तो मैम हर पार्ट है। आँख भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है कहीं ना कोई वे से, जिसके बिना आप मूव ही नहीं कर पाओगे। जैसे आँख नहीं है तो आप मूव तो कर ही सकते हो। बिल्कुल, राइट। तो एक मैं वैसे अंडरस्टैंडिंग से बताती हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है मेरा, बस मेरे को अपने पोस्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो बेसिक हम लोग का जो स्पाइन का हेल्थ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके बैक में प्रॉब्लम हो गई, कोई इंजरी हो गई, साइटिका का पेन हो गया, ये सब कुछ नर्व्स हो गई, वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमको बैक को बहुत हेल्दी रखना पड़ता है, अपनी स्पाइन को। और ये एक इतना मतलब इशू, इतना ना डीप इशू है ना सर, अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करने में भी बहुत महीनों तक, सालों तक लग जाता है। तो स्पाइन की हेल्थ को हमेशा मैं फर्स्ट रखती हूँ। जब भी मेरी क्लासेस होती है तो उसमें मैं अपनी स्पाइन की हेल्थ को प्रायोरिटी देती हूँ सर। तो उसमें कैट एंड काउ पोस्चर होता है, मार्जरी आसन जिसे बोलते हैं, जिसमें पूरी स्पाइन मूव करती है, सर्वाइकल वर्टिब्रास तो लंबर और सेक्रल सारा सब कुछ उसमें मूवमेंट में आता है। तो उसमें प्रॉपर ब्लड का फ्लो होता है, तो उसको हम कैट एंड काउ स्ट्रेच बोलते हैं। और उसको आप अपने जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो हम लोग साइड में मेंशन कर देंगे। तो आप हमारे आम पब्लिक के लिए भी सबसे इजी या एक स्टार्ट करने के लिए रिकमेंड करते हो? जी सर, बिल्कुल। ये आपकी जैसे अगर एंजाइटी भी है, या मतलब मान लीजिए आपको बैक में पेन हो रहा है या नेक में पेन हो रहा है या कहीं पर भी हो रहा है, और इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग। इसको करने के बाद भी बहुत रिलैक्स फील होता है और इजी एज वेल। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी इशू नहीं है, नथिंग लाइक दैट। तो इसको आप कर सकते हो। प्लस एक चाइल्ड पोज है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। वही आपकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम है या किसी को नींद नहीं आती है, वही एंजाइटी रहती है, तो चाइल्ड पोज भी करना चाहिए। और बहुत सारे आसनास है सर, बट जब स्टार्टिंग होती है तो एक प्रोसेस फॉलो होता है, आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, सब इंटरलिंक्ड रहेगा। जर्नी की बात करेंगे तो आप कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो आपकी योगा जर्नी में, जिसको आप कभी भूल नहीं सकोगे? इट मे बी फन और इट मे बी एनीथिंग।
सर मैं अपनी टीचिंग की जर्नी के लिए तो बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं योगा टीच करती थी और उसके बाद में जो लोगों का, जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, जो उनके चेहरे पे स्माइल और सेटिस्फेक्शन दिखाई देता है, वो रोज़ डेली बेसिस पे मेरे लिए मेमोरेबल होता है। बट द मोस्ट मेमोरेबल थिंग इज़ कि जब मैं उनको कोई मेडिटेशन करवा रही हूँ या मैं किसी को रिलैक्सेशन करवा रही हूँ, तो उनका जो स्ट्रेस टीयर्स के थ्रू रिलीज होता है, वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना पर्पस फुलफिल कर लिया है इसको रिलैक्स करवा के। तो वो बहुत बार हुआ है और ये मेरे लिए मोस्ट मेमोरेबल हमेशा बन जाता है। तो ये मेरे लिए मोस्ट मेमोरेबल थिंग होती है उसके अंदर। मैम मेरा अगला क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से कुछ परसेंटेज ऑफ जनता को हिट करेगा, लेकिन जहाँ हिट करेगा वो सही हिट करेगा कि बहुत लोग परमानेंटली डिसेबल्ड होते हैं। उनके लिए आप मान लीजिए ऐसी कोई उनको और बीमारी हो गई या जिसमें उनको योग रिकमेंडेड है, लेकिन वो वाला पोज या वो वाला आसन नहीं कर सकते, तो उनका फिर क्या होता है? सर विद बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो कोच की अंडरस्टैंडिंग है, देर आर मेनी मॉडिफिकेशन। विद मॉडिफिकेशन आप उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि अगर ये नहीं तो दूसरा कोई मॉडिफिकेशन दे दे, ये नहीं तो विद सपोर्ट आप उनको सपोर्ट करवा सकते हैं कि वो खुद एबल नहीं है करने के लिए, तो आपने सपोर्ट दे दिया। बट अगर इसका ऐसा है कि वो कर नहीं सकते सपोर्ट से भी, तो आप और, क्योंकि हर चीज़ बॉडी पार्ट में ना मतलब कुछ ना कुछ अल्टरनेट तो इसको हम लोग मॉडिफिकेशन बोलते हैं कि विद द मॉडिफिकेशन वी कैन क्रिएट एनीथिंग। मैम एक जनरल क्वेश्चन और है कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि योगा चालू करते हैं लेकिन बहुत ही जल्दी उनका एंड आ जाता है, या तो किसी वजह से टाइम नहीं दे पाते, या शायद उनका मोटिवेशन चला जाता है, या उनको लगता है ये डिफ़िकल्ट है। मतलब आप तो ये डेली आपके साथ ये एक्सपीरियंस करते होंगे कि बहुत जन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते। किसी के कोई स्पेसिफिक रीज़न है तो बात अलग है, लेकिन मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं या फिर कोई और रीज़न से, या उनको आलस है, दे आर लेजी, तो उनके साथ मतलब आप कैसे डील होता है? सर एज पर माई अंडरस्टैंडिंग लोगों के लिए ना फिटनेस बहुत लास्ट में आता है। वो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है ये बात, तो वो उसको प्रायोरिटी देते नहीं है। जैसे मैंने बोला आपको कि अपना पर्पस फाइंड करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी हेल्थ सिक्योर होनी चाहिए, बट वो नहीं है। अगर आपका कोच आपको ये अच्छे से एडवाइस कर सके तो वो बहुत मोटिवेटेड भी रहेंगे प्लस डिसिप्लिन भी रहेंगे। तो आपको डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रैक्टिस को करने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। आज एक बेटर पर्सन बनने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है ना सर, उसको कुछ नहीं आता, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। और जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बच्चा होता है वो आगे जाके बहुत कुछ अचीव भी कर लेता है। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक टीचर का एक रोल बहुत बड़ा प्ले होता है इसके अंदर कि वो आपको कनेक्टेड कैसे फील करवाएं प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि एक क्यूरियस इन्वायरमेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि आज की क्लास मैंने स्टॉप की है ना, तो कल के लिए उनको मैं क्यूरियस कर दूँ कि कल इतना अच्छा प्रैक्टिस होने वाला है, डोंट मिस द क्लास, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा। तो एक ये भी है कि आपका टीचर ऐसा होना चाहिए जो आपको एनी टाइम मोटिवेटेड रखे। एक पैशनेट टीचर ही ये सब कुछ कर सकता है। प्लस आपका डिसिप्लिन, और उनको ये समझाना पड़ता है कि कंसिस्टेंसी से ही आप रिजल्ट अचीव कर सकते हो। देयर इज़ नो शॉर्टकट्स। योगा में तो मैम पेशेंस भी बहुत चाहिए। वेरी, इसीलिए तो आप पेशेंट बनते हो उस योगा को करते करते, तो आप में पेशेंस बिल्ड होता है, आप में एक ठहराव आता है जिससे आप सही गलत का पहचान करते हो। वो सिर्फ इधर से ही शुरू हो जाता है, वो आसन की जर्नी से ही स्टार्ट हो जाता है। अब एक आसन को मैंने होल्ड करने को बोला फॉर 10 सेकेंड, यू हैव पेन बट स्टिल यू आर होल्डिंग इट, क्योंकि कोच कह रहा है, क्योंकि मैम बोल रही है, तो करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पेशेंस बिल्ड हो रहे हैं उसमें आपके, तो वो आपकी डे टू डे लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैम ऐसा कुछ होता है कि पर्टिकुलर कोई डिजीज में मिनिमम इतने टाइम योगा करना चाहिए या इतना टाइम करना पड़ेगा तभी बेनिफिट मिलेगा? तो मैं आपको एडवाइस करूंगी सर, कि ऑडियंस को भी एडवाइस करूंगी कि कम से कम अपने आप को 3 मंथ्स तो दीजिए ही। रिजल्ट आने में कम से कम आपको 3 मंथ्स चाहिए ही चाहिए। तो कंसिस्टेंटली आपको 3 महीने तक प्रैक्टिस करना ही करना है। मैम अगर हमारी जनता आपसे क्लास लेना चाहते हैं जो बीकानेर में नहीं है, तो आपके यहाँ पे कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कोई प्रोविज़न है? सर बिल्कुल है। मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी हाइब्रिड उस पर चलती है, तो उसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं एंड ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आई मेक श्योर कि मैं आपका जो चैनल का लिंक है या कैसे आपको कांटेक्ट करना है वो हमारे पॉडकास्ट में ज़रूर
डिस्क्रिप्शन में डालूँ वहाँ पे, अगर आपको कोई इशू नहीं है। जी सर, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। मेरा भी यही पर्पस है लाइफ का कि सबको अवेयर करवाना हेल्थ के लिए और उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना लाइफ का जो जर्नी है उसको कंप्लीट करवाना है। विद दिस वी कैन कॉल इट ए रैप अप। श्योर सर। हालांकि मन नहीं है, इतना इंटरेक्टिव सेशन हो गया, बट वी हैव आवर लिमिटेशन एंड बाउंड्रीज। सो विद ए गुड नोट, एक मैसेज, क्लोजिंग नोट या क्लोजर नोट आप कुछ हमारे जनता के लिए। तो अब मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों का आपने पॉडकास्ट सुना होगा, अच्छे से सुना होगा और एंड तक सुना होगा कि अगर आप सोच रहे हैं तो सिर्फ सोचिए मत, कुछ एक्शन लीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी योगा की जर्नी स्टार्ट कीजिए ताकि आप अपना पर्पस फाइंड कर सके और अपनी लाइफ को इन अ बेटर वे जी सकें। सो बने रहिए हरीश जी के साथ, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है आगे। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया ये सेशन में, और मैं चाहूँगा कि एक नहीं अनेक सेशन हो हमारे ऐसा, जिसमें हम बहुत इंटरेक्टिव क्लासेस अपने पब्लिक को, जो शायद क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएगी या किसी वजह से नहीं देख पाएगी, हमारे रील्स के माध्यम से या हमारे वीडियोस के माध्यम से उनको खूब सारी जानकारी मिले। तो हम बहुत ही जल्द आपके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन और करना पसंद करेंगे। बिल्कुल सर, मैं भी उतना ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। मैं बिल्कुल आपके साथ में दूसरा सेशन जरूर करूँगी। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू मैम।